Hello everyone, this is a lecture number 16 environment और यूनिट नंबर 3। और अब ये जान लो, अब जिन टॉपिक्स की तरफ हम जा रहे हैं दे आर मोर टेक्निकल और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, इन्वायरमेंट को पीपीटी से पढ़ाने का एक फ़ायदा है, यहाँ पे बहुत सारे डिक्टेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप आसानी से इन सारे लेक्चर्स को अपनी बुक के थ्रू फटाफट कवर कर सकते हैं। और जहाँ पे जो अपडेशंस होंगे, मैं पीछे भी बोलता रहा हूँ, वहाँ पे आपको जुड़ते जाएंगे। और अगर कोई और अपडेट्स आते हैं इन्हीं वीडियोस के आगे, इनका पार्ट 2 बनाकर उनमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ न्यू चेंजेस आर हियर, जो आप अपडेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ, जहाँ पर आप बिल्कुल जुड़े रहें मेरे फ्यूचर अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, जहां पर करंट सी क्लासेस अपलोड होती हैं हर साल, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट दोनों की। सो फाइनली वी हैव टू एंटर ऑन यूनिट नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 में कितने पार्ट्स बनेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट पार्ट। मुझे पता इसलिए नहीं है क्योंकि ये चैप्टर काफी लेंथी है और इसमें काफी टाइम लगने वाला है, और हो सकता है कुछ वीडियोस ऐसे हों जो काफी बड़े चलें। ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर ही सारे वीडियोस हो, या थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर होता है तो देखा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और यूनिट नंबर 9 पे, यूनिट नंबर 3 पर यानी चैप्टर नंबर 9 पर हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और समिट्स के बारे में। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। फिर बता रहा हूँ, सबसे टफेस्ट पार्ट है ये, और कभी कभार इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा 11 क्वेश्चन तक पूछे गए, जो पहले दिन की एनालिसिस मैंने आपके सामने की थी। चैप्टर है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस एंड लॉस, यानी कॉन्फ्रेंस, समिट्स, कन्वेंशंस, कांग्रेस, ट्रीटीज, इन सब प्रोटोकॉल्स, इन सब के बारे में बात होने वाली है। पर इनमें से जो इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जामिनेशंस, वो लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले जब मैंने क्लास भी जब लिया, फिजिकल क्लासेस भी ली, तो मैंने जब स्टूडेंट से जानने की कोशिश की, भाई ये बताओ, ये सारे टर्म्स आते होंगे जैसे कि समिट, मीटिंग, कन्वेंशन, ट्रीटी, प्रोटोकॉल, कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इनके मतलब क्या होते हैं? तो नॉट बिलीव मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन टर्म्स को लेके कंफ्यूज थे, और उनकी संख्या 90% थी। मैं नहीं कह रहा हर कोई कंफ्यूज था, 10% बच्चे फिर भी चीजों को समझ रहे थे। इसीलिए जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले यू शुड क्लियर अबाउट दीज टर्म्स। लेकिन आपके चैप्टर में जो हमें इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए जानना है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही टर्म्स जानने हैं जो आपके सामने बोल्ड है और जो आप देख सकते हैं। एक तो समिट के बारे में जानना है, एक तो कन्वेंशन के बारे में जानना है, एक ट्रीटी के बारे में जानना है, और एक प्रोटोकॉल के बारे में जानना है। यानी इन 4 चीजों को ठीक से समझ लो, और इन्हीं 4 चीजों पे बेस्ड आपके पूरे के पूरे चैप्टर होने वाला है। ठीक है, अच्छा एक बात बताऊं, जब इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात होती है, उसके लिए दुनिया में बहुत सारे प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत दिए गए, और इन सिद्धांत के हिसाब से ही नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स में एक बार मैं उन प्रिंसिपल्स के नाम सिर्फ लेना चाहूंगा, और एक आध प्रिंसिपल ऐसे हैं जो मैंने पीछे आपको थोड़ा बहुत बताया भी है। जैसे जब कार्बन प्राइसिंग बोल रहा था, तो उस लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल यानी पीपीपी के बारे में वहां पर मैंने आपसे थोड़ी सी बातें की थी। प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज को लेकर दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? एक आध दो प्रिंसिपल मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा भी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलीनेस, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशंस, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पे, याद आ रहा है पीपीपी, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, जिसपे हम लोगों ने पीछे बात किया था कार्बन प्राइसिंग में, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ precautions, principle of intergenerational equity, and principle of preventive actions। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है जो आपके सामने है, दैट इज अ पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। वही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स जितना पॉल्यूट करता है उसके हिसाब से उसका पेमेंट करता है, जिसमें जो गार्बेजेस होते हैं, जो पॉल्यूशन होते हैं, उन चीजों को फिर से रिसाइकिल किया जाए। गॉट इट? उन चीजों को फिर से रिसाइकिल किया जाए, यानी इन्वायरमेंट को फिर से ठीक बनाया जाए, सस्टेनेबल रखा जाए। आइए, इसलिए मैंने ये सारी नाम बता रही है क्योंकि अभी चैप्टर्स में जब हम लोग चलेंगे तो इस तरह की कहीं ना कहीं नाम आएंगे, और फिर मैं कह रहा हूं पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल की ही बात होगी। फिलहाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जोहान्सबर्ग कन्वेंशन वगैरह में भी हम बात करेंगे जब हम रियो+20 की बात करेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये कुछ टर्म्स जो आपके सामने, जहां पे सबमिट, कन्वेंशन, ट्रीटी और प्रोटोकॉल, जहां के लिए आई रिकमेंड टू एवरीवन कि आपको जानना चाहिए। 3 टर्म फिलहाल इनमें से फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक सबमिट, एक कन्वेंशन और प्रोटोकॉल, क्योंकि पूरे चैप्टर में ट्रीटी तो नहीं आने वाली है, लेकिन सबमिट, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल बार बार आने वाला है उस पूरे चैप्टर में। तो इन 3 टर्म को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। आओ आगे बढ़ते हैं दोस्त, है ना। देखो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं। पहले जो टर्म्स आपके सामने जरा समझना, सबमिट्स। सबमिट में एक्चुअल में क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल, है ना, इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग होती है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट की बॉडी के लोग होते हैं जो आते हैं, मीटिंग्स होती है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, और किसी कंस्ट्रक्टिव काम पर, है ना, किसी कंस्ट्रक्टिव काम पर यहां पर डिस्कशन किए जाते हैं। और जो कंस्ट्रक्टिव काम होता है जनरली एक तरह का फॉर्मल है, मतलब ये फॉर्मल इन नेचर होता है। यहां पर कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता लोगों को, या बहुत ज्यादा कोई नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं। और ठीक है, इस तरह के सबमिट्स वगैरह होते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, और इन सबमिट्स के पीछे रिसर्च यही होता है कि इनके बेसिस पर जाकर आगे कुछ नए नियम और कानून, यानी कुछ चीजों को लाने की बात होती है, ठीक है। तो दे आर व्हाट, दे आर फॉर्मल इन नेचर, बहुत ज्यादा, है ना, दे आर फॉर्मल, मतलब जल्दी जाइए, मीटिंग कीजिए और चले आइए, ठीक है, फाइन। और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के मुद्दे पर लेकर, है ना, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के इश्यूज पे भी यहाँ पर डिस्कशंस किए जाते हैं। मीटिंग्स क्या होता है, एक तरह का एक पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है, और एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जहां पे एक तरह का एजुकेशनल सेशन होता है, इसमें डिस्कशंस होते हैं, और इनमें, है ना, इनमें जनरली एक डिस्कशंस होते हैं, पर इसके भी अपने बताऊं तो कोई बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक्चुअल में कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, है ना, इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कन्वेंशन में एक्चुअली एक तरह की गैदरिंग है, ठीक है, किसकी होती है, कोई इंडिविजुअल जा सकता है, कोई डेलीगेट्स हो सकता है, किसी कंट्री द्वारा कोई अपॉइंट किया गया बंदा, कोई डेलीगेट्स, समटाइम्स एवर कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक है, कोई मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी का हो सकता है, या किसी राष्ट्र का हो सकता है, जहां पर एक्चुअल में जो टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उसको लेकर वहां पे डिस्कशन किया जाता है। जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज का इशू है, पूरी दुनिया के लिए कॉमन इशू है, इस तरह की चीजों को लेकर यहाँ पर डिबेट होता है, डिस्कशंस होता है, और उसके बाद जाकर यहाँ पे मिनट्स आते हैं। मिनट्स जानते हो क्या होता है, उसके डिस्कशन के बाद फाइनल, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वहां पे कुछ मिनट्स बनाए, मिनट्स जैसे होता है कि प्रॉपरली इन कन्वेंशंस के बाद किस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनको हम मिनट्स कहते हैं। तब आप सोचोगे इसका मतलब सर यह है कि कन्वेंशन में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, हाँ, उनको मिनट्स के फॉर्म में बोला जाता है, उनको मिनट्स बोला जाता है, एग्जैक्टली उन्हीं मिनट्स को यहाँ पर लाया जाता है, और ये चीजें एक डिस्कशन के बाद होती हैं, और यहाँ पर डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इट इज अ डिस्कशन इज कैरिड आउट ऑन द टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फॉर ऑल। तो जो कॉमन इंटरेस्ट की चीजें होती हैं ये होती है, और सबसे बड़ी बात जो मिनट्स वगैरह होते हैं, एक तरह का एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है ना। इसी आधार पर देखो तो कोई ट्रीटी की जाती है। ये ट्रीटी क्या होता है, 2 कंट्री के बीच हो सकती है, 2 से ज्यादा कंट्री के बीच हो सकती है, बायलेटरल ट्रीटी हो सकती है, मल्टीलेटरल ट्रीटी हो सकती है, लेकिन इन्हीं कन्वेंशंस के आधार पर आगे चलकर लोग ट्रीटी करते हैं, ठीक है ना, इन्हीं के आधार पर लोग आगे चल के ट्रीटीज करते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी इस चैप्टर में हम लोग आगे बात करेंगे तो प्रोटोकॉल के बारे में बार बार नाम आएगा। प्रोटोकॉल का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है, ये काफी हद तक बोलूं एक तरह से लीगली बाइंडिंग होता है। इसके अंदर जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसको बाध्य होता है हर कोई उसको पूरा करने के लिए, एक पर्टिकुलर टारगेट के अंदर उसको अचीव करना होता है, और अगर वो चीज पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से अचीव नहीं हो रही थी उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, तो उससे बीच में अमेंडमेंट्स भी किए जाते हैं। अभी आपको आगे समझाऊंगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो लाया गया दुनिया में वो ओजोन डिप्लीशंस को, ओजोन जो ऊपर ओजोन की जो थिकनेस कम हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया, लेकिन हाँ समय पर उसको अगर पूरा नहीं किया जा रहा है, उसमें साथ ही साथ क्या हुआ, चीजों में अमेंडमेंट किया गया। जैसे आपको आगे बताऊंगा किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक अमेंडमेंट है, ठीक है, जिसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से अगर पूरा नहीं किया जा रहा बीच में, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन अमेंडमेंट भी किए जाते हैं, ठीक है। तो वही बात हो गई, एक तरह से इट्स ओपन टू करेक्शंस एंड अल्टरेशंस एंड एक्चुअली अमेंड्स। देखो एक्चुअली अमेंड्स है ना, इस पे हम अमेंडमेंट्स वगैरह भी करते हैं, ओके। और यही होता है प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल एक तरह से लीगली बाइंडिंग होता है। यहाँ लॉज रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसको पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से पूरा करना होता है। अगर किसी तरह की वो चीजें पूरी नहीं हो रही उसके हिसाब से उनमें अमेंडमेंट्स भी किए जाते हैं। ये है पूरा प्रोटोकॉल। तो याद रखना प्रोटोकॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी क्योटो प्रोटोकॉल हो, नगोया प्रोटोकॉल हो, काटागोना प्रोटोकॉल हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, तो प्रोटोकॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एवरीबॉडी रिमेंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब कॉन्फ्रेंस वगैरह और कांग्रेस के बारे में फिलहाल बता देता हूं। एक तरह का एक पार्टिसिपेंट होता है जिसमें किसी मुद्दे पर डिस्कशन किया जाता है और कोशिश किया जाता है कि उनके सॉल्यूशंस निकाले जाए। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं जहां पर किसी प्रॉब्लम वगैरह को एनालाइज किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक दूसरे के साथ व्यूज वगैरह एक्सचेंज किए जाते हैं, नए विचार लाए जाते हैं, नई स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, इस तरीके से चीजें लाई जाती है। लेकिन इसका उतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं कॉन्फ्रेंस के। ठीक है, जैसे हम लोग कभी किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते थे, हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह थे तो हम लोग क्या करते थे, कोई रिसर्च करते थे, जाके कॉन्फ्रेंस में जाकर अपने पेपर को पब्लिश करते थे। वहां बहुत सारे लोग आते थे, अपने काम को बताते थे और हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के काम को देखकर हमारे दिमाग में एक नया आइडिया आता था, यार इसके हिसाब से हम और काम कर सकते हैं क्योंकि उस बंदे ने काम किया, हमने ये काम किया, कुछ नया। तो इस तरफ से एक नए थॉट्स भी डेवलप होते थे किसी कॉन्फ्रेंस में जाने पर। ठीक है, फाइन। कांग्रेस क्या होता है, इसमें गैदरिंग होती है, लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो आते हैं। ठीक है, जैसे आपने समझा होगा कि देश की आजादी के पहले कांग्रेस पार्टी मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आते थे लगातार, किसी प्री प्रोग्राम शेड्यूल होता था, प्री प्लान शेड्यूल होता था, उस पर डिस्कशंस होते थे। ठीक है ना, और वो डिस्कशंस के लिए ही लाए जाते थे और वो जरूरी होता था, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता था। और वहां पर कोशिश होती थी कि हम किसी टारगेट तक पहुंचेंगे, वहां कोशिश होती थी हम किसी टारगेट पे पहुंचेंगे, है ना, मतलब किसी टारगेट पर आने के लिए, जैसे देश की आजादी के लिए किस हिसाब से हमें टारगेट को क्या डिसाइड करना है, उस तरीके से ग्रुप ऑफ लोग आते थे वहां पर। उसी तरह कांग्रेस भी होता है, जब कहीं पर कोई कांग्रेस ऑर्गेनाइज होता है वहां पर ये तो ग्रुप ऑफ लोग आते हैं, वहां पर किसी डिस्कशन होता है, किसी टारगेट को अचीव करने की बात होती है। ठीक है, किसी टारगेट पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसके लिए आगे क्या किया जाए, भारत छोड़ो आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो भी व्हाटएवर इट इज, है ना, इस तरह की चीजों के बारे में डिसीजन होता है। तो उसी तरह इन्वायरमेंट में भी कांग्रेस जैसे टर्म्स आते हैं। आगे बढ़ो, अब हम आते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जरा समझना इस चैप्टर को हम कवर कैसे कर रहे हैं। जब आप बुक पढ़ोगे तो आप इतने टॉपिक्स के बाद आपको मिलेगा इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह, है ना, ये मिलेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन मिलेंगे। इसको मैंने 1945 से किया है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने इस चैप्टर को ऐसे समझाया है कि 1945 को मान लो अपना बेस। 1945 के पहले दुनिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या हुआ, और 1945 के बाद, 1945 का मतलब जब यूएन आता, उसके बाद दुनिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या हुआ। ये प्री हो गया, ये प्री हो गया और ये आफ्टर हो गया। ठीक है, अब एक बात बताऊं, आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, वो ये वाला पूछा, यानी 1945 के बाद दुनिया में इन्वायरमेंट को लेके क्या क्या प्रयास किए, और इसलिए बताऊं तो 1945 के बाद ही दुनिया में प्रयास हुए। ठीक है, 1945 के बाद ही दुनिया में प्रयास हुए भी, तो ये चीजें अभी आपको दिखेंगे। चलो, तो पहले तो मैंने ये बता दिया इस चैप्टर का आउटलाइन कहाँ है। हम लोग 1945 के पहले की बात नहीं करने वाले, 1945 के बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये क्या क्या हुआ है, यहाँ की तरफ आते हैं, आगे बढ़ो। अब देखो, इसलिए मैंने आप एक यहाँ लिखा है, शुरुआत में लिख दिया नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, है ना, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। क्या नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, जो डेवलपमेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ और इन्वायरमेंटल कन्वेंशन बिफोर यूएन के पहले, यूएन कब आया 1945 के पहले, वो आपके पेपर के लिए नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पहले तो अपने दिमाग में बैठा लो कि हम लोग जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन और जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो हम यही से शुरुआत करें। 1945 के बाद क्या हुआ, अब बताऊं, सबसे पहले जो आया था यूनेस्को आया, आगे बात करेंगे। ठीक है, अब चलो, अब देखो 1945 से क्या होगा। अब एक आइडिया आपके दिमाग में, इस चैप्टर को हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हेडिंग यहाँ है इन्वायरमेंटल कन्वेंशन आफ्टर यूएन, यानी 1945 के बाद क्या क्या हुआ है। और सही बात है, सही बात है, जब यूएन आता है तब जाके इंटरनेशनल बॉडी वगैरह भी आगे आती है, आगे बताऊंगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। और एक तरह से सेकंड फेज भी है, और यही सेकंड फेज इज द न्यू फेज भी है, जिसपे हम लोग आज तक चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिस पर हम लोग आज तक चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, शुरुआत में कुछ एनजीओस के बारे में, ठीक है, कुछ है ना, एनजीओस के बारे में, कुछ सिविल सोसाइटीज के बारे में ना, इस तरह की चीजों के बारे में आपको लाया गया जिसको समझना जरूरी है। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे 1945 के बाद की सारी कहानी है। ग्रीन इश्यूज, ग्रीन मुद्दे क्या होते हैं, ग्रीन नेटवर्क क्या है, ग्रीन पीस क्या है, ग्रीन पॉलिटिक्स क्या है, इको ग्रीन क्या है, और ग्रीन मूवमेंट क्या है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें आपको बताऊं, ग्रीन पीस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन पीस के अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखो कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। ये ग्रीन पीस एक तरह का एनजीओ है, इसने ये रिकमेंडेशन दिया है, इसने ये वॉच किया है, दुनिया में इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये चल रहा है, इंडिया में ये चल रहा है, अमेरिका में ये चल रहा है, उस तरह के उसके रिपोर्ट आते हैं ग्रीन पीस एनजीओ।
बताता हूँ ग्रीन पीस कहाँ से आया, क्या चीजें हैं, इस पर हम लोग चर्चा करें। ग्रीन इशू का मतलब ये होता है कि दुनिया में इन्वायरमेंट को लेकर भी एक मुद्दा बनने लगा 1945 के बाद। लेकिन हाँ, ये चीजें मुद्दा उन्हीं कंट्रीज के लिए बनेगी जो लोग थोड़े डेवलप होंगे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज के, ठीक है ना। वहां यहां तक कि इलेक्शन जीतने के लिए लोगों ने बोला कि अगर मैं पावर में आता हूं तो मैं एनवायरमेंट की सुरक्षा करूंगा। भारत जैसे कंट्री के लिए 1945 में और 1950, 55, 60 तक कोई इन्वायरमेंट इशू नहीं था, वहां तो अभी हम भूखे मर रहे थे, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी उन्हीं कंट्री की इन्वायरमेंट की होगी जो लोग डेवलप्ड होंगे थोड़ा, अब वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो यहीं पर अब जाकर कुछ ऐसी चीजें आती हैं, और ज्यादातर ये चीजें मूवमेंट्स और जो पीस ये सारी चीजें ना आपको यूरोपियन कंट्रीज में ही दिखेंगी, जो मैं आपको दिखाता हूं। देखो दोस्त, ग्रीन इश्यूज जो है ड्यूरिंग अर्ली 1970s, मैंने आपको बोल दिया सारी कहानी। अब क्या है, यहां पर लोगों ने एक तरह से एक नया मूवमेंट शुरू किया, सोशल, पॉलिटिकल और इकोलॉजिकल मूवमेंट्स, जिसको नाम दिया गया ग्रीन इश्यूज। ग्रीन इश्यूज असल में क्या हुआ, इन्वायरमेंट की सुरक्षा को लेके सोशल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल मूवमेंट्स चलाए गए, सोसाइटी को एकजुट किया गया, सरकार नए नए नियम कानून लाई, यानी पॉलिटिकल इश्यूज और इकोलॉजिकल मूवमेंट आप समझ रहे हैं। फिलहाल जैसे भारत में बहुत आगे चल के चिपको मूवमेंट लाया गया, बलिया पाल लाया गया, विश्नोई मूवमेंट लाया गया, नर्मदा बचाओ लाया गया, वो आगे की चीज है जब इंडिया के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ चीजें दिखेंगे, ग्रीन नेटवर्क, ग्रीन पीस, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, इस तरह की चीजें दी गई हैं। देखो ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना, चाहे आप ग्रीन नेटवर्क बोलो, ठीक है, या ग्रीन पीस बोलो या फ्रेंड्स ऑफ अर्थ बोलो, ये सारी चीजें 1969 यानी 1970s के आसपास की हैं। ये सारी चीजें 1970s के आसपास की, इन सबका पर्पस एक ही था कि इन्वायरमेंट को बचाना है ना। ये सिविल सोसाइटी बोल लो या एनजीओ बोल लो, इन सबका पर्पस ये था भाई इन्वायरमेंट को बचाना है। गॉट इट। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूं ये सारे के सारे एनजीओ हैं, सारे के सारे एनजीओ, ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी गवर्नमेंट लेवल पर चीजें नहीं आई हैं, इंडिपेंडेंट एनजीओस हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन पीस, दोस आई टोल्ड यू, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, ग्रीन पीस जो है इसमें लगभग 40 कंट्री का एक समूह है, ठीक है। ये भी एक एनजीओ है, ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर जो है एम्स्टर्डम है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो एम्स्टर्डम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो इसका मुख्य उद्देश्य, अच्छा एक बात और बता दूं, कैनेडियन इन्वायरमेंटलिस्ट है कोई, है ना, वही इस ग्रीन पीस को लेकर आया है, उसके बारे में यहां नाम नहीं लिखा गया। तो ग्रीन पीस जो इनिशिएटिव्स है ना, इस नाम को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर कैनेडियन इन्वायरमेंटलिस्ट है वही ग्रीन पीस को लेकर आता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अर्थ को एक बेटर जगह बनानी है रहने के लिए, ठीक है ना। द मेन पर्पस ऑफ दिस ग्रीन पीसेस, द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द अर्थ एज अ बेटर प्लेस फॉर द लाइफ एंड टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल, है ना, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड नॉन न्यूक्लियर इश्यूज। यानी अब यहां पे ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके पेपर के ऑब्जेक्टिव में अगर होते हैं, ग्रीन पीस किन किन मुद्दों को लेकर डिस्कशन करता है, तो याद रखिएगा, पहला तो जलवायु परिवर्तन जिसको आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं, दूसरा ध्यान रखना वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, तीसरा बहुत ज्यादा फिशेस भी नहीं, एक्सेसिव फिशिंग करनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से काफी अगेंस्ट में रहता है, और नॉन न्यूक्लियर इश्यूज, मैंने न्यूक्लियर इश्यूज हैं जो न्यूक्लियर के अलावा इश्यूज हैं, उन इश्यू को भी कवर करता है। यानी न्यूक्लियर इश्यूज अगर ऑप्शन में देता है तो ग्रीन पीस उससे लेकर बातचीत, उससे कोई भी उसका लेना देना नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करनी चाहिए। आपको जब मैं काटागोना प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगा। जैसे से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी या नए जेनेटिकली इंजीनियरिंग वाले प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं, वो काफी हद तक खतरनाक है। वो क्या है, काफी हद तक खतरनाक है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनके जेनेटिक चेंजेस करके, उनके फीचर्स को चेंज करके बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ उनके साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। उस बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन वो टॉपिक होगा काटागोना प्रोटोकॉल, जब हम कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात करें। और ये सारी चीजें दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा लोगों ने इसके बारे में सुना और इसको फॉलो भी किया, ठीक है, इसको फॉलो भी किया। आगे चलते हैं, यहीं पर एक बात होती है ग्रीन पॉलिटिक्स के बारे में। ग्रीन पॉलिटिक्स क्या है, या इको ग्रीन या ग्रीन मूवमेंट क्या है। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने आपको भी शुरुआत में बोला था, यूरोप में एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन इलेक्शन जीतने का मुद्दा था। हमारे देश में मुद्दा क्या होता है, आप मुझे वोट दो, हम आपको फ्री में नौकरी देंगे, आप मुझे वोट दो, हम आपको फ्री में क्या देंगे, आपको आपके अकाउंट में 5,000 रुपए डाल देंगे, आप हमें वोट दो, हम आपको बिना काम किए ही आपके अकाउंट में सैलरी दे देंगे, है ना। मतलब हमारे देश में कुछ अलग ही चल रहा है ना। वहां देखो, वहां इतने डेवलप लोग हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वो इलेक्शन जीतने के इलेक्शन कैंपेन में पर्यावरण को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। यही चीज है ग्रीन पार्टी और ग्रीन पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें जरा समझना, इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो अंडर डिफरेंट न्यूज नई तरीके से जो पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर जनरली ग्रीन पॉलिटिक्स और ग्रीन मूवमेंट जो जर्मनी और नॉर्थ अमेरिका में लाया गया, क्या लाएगा यहां पर 1989 में, तो मैंने अभी बोला यूरोपियन इलेक्शन में साफ साफ बोला, तो मुझे वोट दो, मैं एनवायरमेंट को शुद्ध करूंगा।
गॉट इट। अब देखो यहाँ पे क्या इनिशिएटिव लिया जाए, यानी ग्रीन पार्टी एक तरह से एक ऐसी पार्टी थी जो इकोलॉजिकल विजडम पे काम करती थी। इकोलॉजिकल विजडम पे यानी इन्वायरमेंट की सेफ्टी पर काम करती थी, ठीक है। अच्छा, ग्रीन पार्टी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या था? यही था कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी जो मॉन्सेंटो कंपनी है, आपने बायोटेक की क्लास में सुना होगा, इसी मॉन्सेंटो कंपनी ने दुनिया में सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बीटी क्रॉप वगैरह बनाए हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में ये काम कर रहा है कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमारे जेनेटिक नेचर वाला जो जेनेटिक चेंजेस जो करके हम पौधा जो बना रहे हैं, वो हमारे नेचुरल कैरेक्टर्स के साथ ब्रीड करके उनकी क्वालिटी खराब कर रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो बिल्डर्स लॉबी है, जो कंस्ट्रक्शंस और सीमेंटिंग कर रहे हैं, वो भी काफी हद तक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। और तीसरा बोला गया, पुश द बाउंड्रीज ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट व्हिच इज करेंटली बीइंग हैम्ड इन बाय वेरियस फोर्सेस, ठीक है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं उनको मैनेज किया जाए, मतलब एक तरह से कह लो कि हम अपने डेमोक्रेसी वगैरह में एनवायरनमेंट को भी एक जगह दें और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करें। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप में से हर कोई आसानी से समझ सकता है, ये सब फैक्ट है। अपने मन से पढ़ने में उतना मजा नहीं आता, इसलिए आप मेरे से सुनते रहिए कहानियों की तरह और आगे बढ़ते रहिए। अभी आगे मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें भी बताने वाला हूं। ओके, अभी आपको इन चीजों को, टेक्निकल चीजें भी इनके अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एंटर कर जाते हैं सीधा अपने काम की तरफ। फिलहाल पीछे भी जो मैंने पढ़ाया है वो आपके स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में किसी जमाने में क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो यू कैन नॉट डिनाई देम, है ना, आपको वो देखने ही पड़ेंगे। अब यहां पर हम पहले चलते हैं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जिसको हम यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो 1972 में ऑर्गेनाइज्ड हुआ। ये यूएन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया, जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका इंपॉर्टेंस? सुनना मित्र, इधर आओ। ऐसा है, ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेकर किया गया यूएन द्वारा, स्टॉकहोम में हुआ 1972 में। ये आप हमेशा याद रखना, दिस इज द फर्स्ट वन बिगिनिंग फ्रॉम द यूएन साइड। यूएन 1945 के बाद आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके पहले तो था नहीं। आने के बाद इसने क्या किया कि भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी हमें कुछ काम करना होगा, उसके लिए स्टॉकहोम ले आता है। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो ये मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये स्टॉकहोम में होता है 1972, और यहीं से अब हम इन्वायरमेंट की शुरुआत करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या नियम कानून चलते हैं, ठीक है भाई। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या रहा? देखो, ये पहला मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से दुनिया में जाना गया। याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो इन्वायरमेंट और उससे रिलेशनशिप विद द ह्यूमन के साथ प्रोटेक्शन के लिए लाया गया, ठीक है। अब सुनो, कुल 114 ऐसे स्टेट्स थे, नेशंस थे, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उस जमाने में सबसे बड़ा था, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो एनजीओ वगैरह थे वो लोग भी आए थे, ठीक है, सिविल सोसाइटी के लोग वगैरह थे। इसका सबसे बड़ा आउटकम क्या हुआ? 5 जून। आपको पता है 5 जून जो हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो एक्चुअल में 1972 से ही करते हैं, वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की ही देन है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दिन ही, क्योंकि मीटिंग भी एक्चुअल में 5 जून को ही हो रही थी। 5 जून 1972 को मीटिंग होती है और 5 जून को डिसाइड कर लिया जाता है आगे से पूरी दुनिया वाले 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाएंगे, यानी इन्वायरमेंट को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, ठीक है। तो 5 जून यहां पर आ जाता है, दैट इज द व्हाट इट इज अ डिसीजन बीन टेकन बाय स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत कि ये होगा। कुल 26 प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। उन 26 प्रिंसिपल्स पे फिलहाल नहीं जाना है, 1972 की चीज आज हम क्यों पढ़े, ठीक है। तो कुल 26 सिद्धांत पर बेस्ड होता है ये पूरा का पूरा स्टॉकहोम कन्वेंशंस। और जनरली यहां पर लोगों को मोटिवेट किया जाता है, जो सामान्य लोग हैं, डायरेक्टली लोगों को मोटिवेट किया जाता है पूरी दुनिया में। किस काम के लिए? कि आप ऐसा करो, प्रोटेक्शन करो और इंप्रूवमेंट करो, क्या? सोशल सिचुएशंस को, ताकि सोशल सिचुएशंस वगैरह को और ज्यादा इंप्रूव करके इन्वायरमेंट को ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाए। यहां तक कि आपको बताऊं, आगे यहां तक बोला गया, अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो वुमेन को एम्पावर होना पड़ेगा। अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो पॉवर्टी को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा, भैया लोग एलपीजी तभी खरीदेंगे जब उनके पास पैसा होगा। और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। घर के अंदर एक एक चीजों पे देखिए तो महिलाएं ही ध्यान देती हैं, है ना। आज भी हमारे इंडिया में देखो, इंडिया में दुनिया में भी ज्यादातर बड़े रूप में देखा जाए तो है, भारत में तो खास तौर से ऐसा है, महिलाएं नहीं है तो घर नहीं है, ये हर किसी को समझ में आता है। घर जो होता है महिलाओं से ही होता है। तो अगर महिलाएं ज्यादा जागरूक हो जाएंगी, घर में उस तरह की चीजों का यूज करेंगे जिसका इन्वायरमेंट नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आइए अब देखो 1972 में क्या होता है? स्टॉकहोम।
यूएन का पहला सबसे बड़ा कन्वेंशन बुलाया जाता है, ठीक है। अब उसी का आउटकम ये होता है, पहला आउटकम तो आपको मिला क्या, 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, लोगों को जागरूक किया गया, चलो वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन में, कॉन्फ्रेंस में लोग बैठ कर ये डिसीजन होता है यार इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉडी होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करे, और फाइनली यूएनईपी ला दिया जाता है। तो यूएनईपी इज द आउटकम ऑफ स्टॉकहोम। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं यूएनईपी इज व्हाट, इट इज द आउटकम ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं 1972। अब देखो यूएनईपी की कहानी समझो, ठीक है। यूएनईपी का ये अपने आप में एक लंबा क्वेश्चन है और अपने आप में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। कैसे कैसे क्या क्या इन चीजों पे हम लोग बात करेंगे। देखो यूएनईपी है ना, यूएनईपी कैसे लाया गया उसकी कहानी समझो। मैंने आपको छोटा सा हिंट दे दिया है। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, उसी ने ये प्रपोज किया उस कन्वेंशन में कि भैया हमारी यूएन की एक एजेंसी हो जो दुनिया में काम करे। और मैंने आपको साइंस एंड टेक में बताया है यूएन हर सेक्टर में काम करता है, चाहे न्यूक्लियर बम का मिसयूज ना हो, आईएईए लेकर आया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या नाम है ये किसी तरह का कोई एस्ट्रोनॉमी को लेकर कि प्लूटो नोवा प्लैनेट होगा, यानी इसके लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन लेके आया है, ठीक है, इस तरह की चीजें लेकर आया। इसके अलावा दुनिया में आप देख लो कि टेलीकॉम सेक्टर में कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम है, इसको लेकर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन लाया है। यूएन देखो आप दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी में लेकर कोई विवाद ना हो, इसको लेकर यूएनओएसए आया है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर। तो यूएन हर सेक्टर में काम कर रहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यूएन जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी, और इसकी जरूरत कहां दिखाई दी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का यहां पर एक यूएन की नई एजेंसी आनी चाहिए और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के काम करे, और वही आ गई कहां, किस नाम से, यूएनईपी के नाम से, जिसको दुनिया में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये उसी साल 1972 में आता है जिस साल स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी में बनाया जाता है। अब पूरी दुनिया में जो भी नई नई पॉलिसीज हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ, वो सब कुछ स्टॉकहोम के द्वारा ही होता है। वो सब कुछ स्टॉकहोम के द्वारा ही होता है, ठीक है, वो सब कुछ स्टॉकहोम के द्वारा ही होता है। और आगे आपको लिए चलते हैं, इधर देखो स्टॉकहोम बहुत सारे ऐसी दुनिया में कन्वेंशंस होते हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस होते हैं जिनको स्पॉन्सर भी करता है यूएनईपी। क्यों करता है, ताकि अब यूएनईपी ओवरऑल दुनिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये क्या करेगा, बहुत सारे कन्वेंशन वगैरह को स्पॉन्सर करेगा। तुमको पैसा चाहिए, लो, ठीक है, तुम कन्वेंशन क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लोग, जरूरी है पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए। तो लोगों को प्रेरित भी करता है, लोगों फाइनेंशियल हेल्प भी करता है, लोगों से बातचीत भी करता है, अलग अलग कन्वेंशन से क्यों नहीं हो रहे हैं, ताकि लगातार लोग आते रहें, जागरूक होते रहें, किसी तरह का भी फंडिंग सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशनल सपोर्ट चाहिए, तो ये यूएनईपी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे देखो कुछ आपके सामने है, किस तरह की स्पॉन्सरशिप यूएन कर रहा है। तो एक आपको मिलेगा साइट्स को लेकर, साइट्स हम लोग आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। बताऊंगा ये क्या होता है साइट्स, 1973 में लाया गया था। दूसरा है सीएमएस को भी प्रमोट करता है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज 1979। तीसरा है वियना कन्वेंशन जो कि ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए 1985 में लाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल में लाया गया। बासेल कन्वेंशन यहाँ पे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल की बात हुई 1999 में। इन सब चीजों से जुड़ा है यूएनईपी, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं ले जाना है जिससे रिसिपिएंट कंट्री को उसका दुष्प्रभाव हो सके। बताऊंगा इन सबको लेकर रॉटरडम कन्वेंशन क्या है, रॉटरडम, बासेल, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, रुकिएगा अभी के लिए सिर्फ ये देखो कि जैसे साइट है, सीएमएस है, वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बासेल कन्वेंशन है, इन सबको स्पॉन्सर करता है और सब अलग अलग पर्पस के, कोई फ्लोरा फाना को बचाने के लिए, एंडेंजर्ड हो रहा है उसको बचाने के लिए, कोई ओजोन लेयर को बचाने के लिए, कोई माइग्रेटरी स्पीसीज को बचाने के लिए, ठीक है ना, कोई दूसरे कंट्री से आपके कंट्री में कोई बर्ड्स आ रहे हैं उसको बचाने के लिए, ओजोन के लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हर सेक्टर में आपको यूएनईपी दिख रहा होगा। गॉट इट। और आगे चलो, अच्छा एक बात और बताता हूं, जो यूएनईपी काम करता है ना, जो यूएनईपी काम करता है वो यूएनईपी बहुत सारे एनजीओस के साथ मिलकर, बहुत प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, पब्लिक सोसाइटी के साथ मिलकर, सिविल सोसाइटीज के साथ मिलकर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, बहुत सारे जो ये सब सारी चीजें इन सब के साथ मिलकर काम करता है। इनको प्रमोट भी करता है, इनको फंडिंग भी देता है, इनको इंप्लीमेंट भी कराता है।
डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट वगैरह को लेकर, और पता है इनके प्रोटेक्शन के लिए पड़ा कि दुनिया में हर लोगों को लगातार जागरूक किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ये कुछ अवार्ड्स वगैरह भी लेकर आता है। जिस पर एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था पीछे कई साल पहले, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जो ग्लोबल 500 अवार्ड का एक सक्सेसर है। ठीक है, अब ये क्या है ग्लोबल 500 अवार्ड और क्या है, इन चीजों को जरा समझना दोस्त। ठीक है, इधर आओ। ठीक है, इधर देखो, सी हियर। अब यहीं पर यूएनईपी के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव्स, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनईपी अगर नहीं होता तो आज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। यूएनईपी अगर नहीं होता तो ग्रीन इंडेक्स नहीं बनाए जाते। यूएनईपी नहीं होता तो आज हम एनवायरनमेंट में इकोनॉमी में ग्रीन जीडीपी जैसे शब्द नहीं पढ़ रहे होते। और अगर यूएनईपी नहीं होता, यही ग्लोबल 500 अवार्ड जिसका सक्सेसर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है, आज नहीं होता। यानी ये सारे के सारे जो काम हैं, ये यूएनईपी के ही फंक्शन दिख रहे हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? यूएनईपी। यहां मैं आपको बोलूंगा यूएनईपी है ना, यूएनईपी जो है, ठीक, यूएनईपी है जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को लाता है 1988 में। ठीक है ना, यूएनईपी, सॉरी, फिर मैं कह देता हूं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी ही मिलकर किसको लाते हैं? आईपीसीसी को लाते हैं 1988 में। ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि आईपीसीसी जो कि दुनिया में असेसमेंट रिपोर्ट देता है, पूरी दुनिया, आपको आईपीसीसी आगे बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, और मैं आपको 6 के 6 असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ाऊंगा। फिर भी मैं फिर से बता दूं, आईपीसीसी के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के बारे में लाने वाला भी यूएनईपी ही था। यूएनईपी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आईपीसीसी लाता है, और यही आईपीसीसी पूरी दुनिया में हर कंट्री का जाकर डेटा कलेक्ट करता है, और उसके बेसिस पर ये निष्कर्ष बताता है कि भाई दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एमिशन किस रेट से 2050 और 21वीं सदी तक बढ़ने वाला है। ठीक है ना, तो ये आईपीसीसी का ही असेसमेंट रिपोर्ट है, और जो इस समय हमारी वीडियो अभी क्लास बनाते बनाते AR6 रिपोर्ट है जो आपके पास है। अगर फ्यूचर में कुछ नया होगा तो अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो यानी सीधा समझ में आ गया कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज को लाने के पीछे भी यूएनईपी ही था, लेकिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाता। फिर मैं बताता हूं, आईपीसीसी का काम यही होता है कि दुनिया में हर कंट्री में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन या पॉल्यूशन हो रहे हैं, उसके बेसिस पर एक पूरा रिकॉर्ड बनाना और उसके बेसिस पर एक कंक्लूजन बनाना, किस तरीके से एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, और किस लेवल पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होंगी आने वाली 21वीं सदी तक। ग्रीन इंडेक्स क्या है? ग्रीन इंडेक्स क्या है? ऐसा है कि जब हम एनवायरनमेंट को भी एज अ मॉनेटरी रिस्पेक्ट में किसी कंट्री की इकोनॉमी के साथ कैलकुलेट करने लगते हैं, इन चीजों को हम ग्रीन इंडेक्स कहते हैं। तो ग्रीन इंडेक्स में आपको मिलता क्या? ये ऐसा इंडेक्स है जो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरनमेंट के साथ जोड़कर देखता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब कहीं पे किसी जगह पर कोई जंगल कटता है, भी एक एसेट होता है, उसका भी कोई माइनॉरिटी होती है। आपको बताऊंगा, जैसे जब हम लोग कार्बन ट्रेडिंग रेटिंग की बात करते हैं ना, जैसे कार्बन टैक्स की बात करते हैं, तो जब कार्बन टैक्स लेवाइड होता है किसी फ्यूल पर, जब हमने पीछे पढ़ा था, तो वहां सोशल कास्ट ऑफ कार्बन भी मेजर किया जाता है। ठीक है, SCC, यानी कहने का मतलब है कि कार्बन टैक्स जो 400 रुपए पर टन कोल पर होगा या कितना होगा, इसमें यह भी मेजर किया जाता है कि उस कार्बन एमिशन से उस सोसाइटी पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, उसका एक वैल्यू भी निकालते हैं। उन चीजों को जोड़ने के बाद ही हम लोग जाते हैं कहां? कार्बन टैक्स की वैल्यू कितनी होगी। और पता आपके पेपर में सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन यूपीएससी का क्वेश्चन रहा, किसी भी किताब में नहीं दिया था, ये और सिर्फ मेरी ही मैग्रा हिल वाली किताब में आपको दिया हुआ है। अगर आपने पहले पढ़ा होता तो क्वेश्चन मिला होता। अभी भी जाके देखिए, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन वाला क्वेश्चन ना तो किसी और किताब में है जो आप सब जानते हैं, जिसका नाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेना इज नॉट गुड, बट इट इज अ रियलिटी। अभी भी उन लोगों ने सोशल और उन लोगों ने क्वेश्चन पेपर भी नहीं दिखाया है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है। लेकिन सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, कार्बन टैक्स के टाइम में जब हम कार्बन टैक्स इंपोज किया जाता है किसी फ्यूल पर, तो देखा जाता है उसके जलने के बाद जो कार्बन एमिशन हो रहा है उससे सोसाइटी में कितना इंपैक्ट होता है, उसका भी इवैल्यूएशन, मॉनेटरी इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बेसिस पर कार्बन टैक्स इंपोज किया गया भारत के अंदर। ठीक है, उसी तरह मैं कह रहा हूं कि अब हम इकोनॉमिकल ग्रोथ को चेक करेंगे एनवायरनमेंट के साथ, और इस तरह की चीजों को ग्रीन इंडेक्स का नाम दिया गया। ग्रीन इंडेक्स को अगर थोड़ा ठीक से डिफाइन किया जाए तो साफ साफ देखो, ग्रीन इंडेक्स इज एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली स्टॉक मार्केट प्लेस डायरेक्टरी दैट परमिट द फाइनेंसरी टू ट्रैक द कार्बन एफिकेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैरिंग आउट कॉमर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्रीज। फिलहाल आपको ग्रीन इंडेक्स बढ़िया से 2 लाइन से ही समझ में आ रहा था। अब उसी बेसिस पर हम लोगों ने शुरुआत कर दी ग्रीन जीडीपी की।
वही जीडीपी जिसमें से आप इन्वायरमेंट इफेक्ट को मॉनेटरी रिस्पेक्ट में माइनस कर देते हैं और फिर जाके जो वैल्यू आती है दैट इज अ ग्रीन जीडीपी, उसी बारे में हम यहां बात करते हैं। ग्लोबल 500 अवार्ड्स की शुरुआत करने वाला भी यूएनईपी था, ठीक है, यूएनईपी था 1987 में से शुरुआत करता है, लेकिन ऐसा कहते हैं आगे चलकर इस अवार्ड को है ना, ये एक्चुअल में उन इश्यूज से जुड़ा हुआ अवार्ड था जो पॉलिटिकल, सोशल और लीगल लेवल पर लाया गया था। इसी का नया सक्सेसर बनाया गया किसको? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड को। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की शुरुआत 2004 से की गई, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड को 2004 से शुरू किया गया और ये जनरली जो अवार्ड दिया गया ये हर साल दिया जाने वाला अवार्ड है। इट्स एन एनुअल अवार्ड। किस काम के लिए दिया जाता है? जो एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल लीडर्स होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है अलग अलग डिसिप्लिन में, ठीक है, जो पॉलिसी लेवल बनाने का काम करते हैं। ये पूरा जो अवार्ड है वो 6 अवार्ड होते हैं जिनमें दिया जाता है हर साल, ठीक है, और पूरी दुनिया इसमें कवर होती है, पूरी दुनिया कवर होती है। देखो लिखा भी गया ग्लोबल 500 रोल ऑफ द ऑनर का, है ना, एक सक्सेसर है ये, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। फिलहाल चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पे हम लोग थोड़ी बातें करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? ये आपको समझ में आता है, यूएनईपी लेकर आता है, ठीक है, यूएनईपी लेकर आता है और ये एक एनुअल अवार्ड होता है, ये चीजें बता दिया। किस काम के लिए होता है? आउटस्टैंडिंग काम जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है और जो कर रहा है वो इन्वायरमेंटल लीडर्स कहलाएगा, जो नीतियां बना रहा है, चीजों को कर रहा है, ठीक है। अब ये 6 अवार्ड जो है जो हर साल दिए जाते हैं वो किन किन सेक्टर पे दिए जाते हैं, ठीक है, इनमें कुछ स्पेशल प्राइज वगैरह भी होते हैं। फिर मैं बोल दूं ये अवार्ड एक सक्सेसर है ग्लोबल 500 रोल ऑफ द ऑनर अवार्ड और ये 6 कैटेगरी के तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो कौन कौन से? पहला इंटरप्रेन्योर विजन के लिए दिया जाता है, दूसरा पॉलिसी लीडरशिप के लिए दिया जाता है, तीसरा साइंस एंड इनोवेशन के लिए दिया जाता है, चौथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होते हैं, पांचवा इंस्पिरेशन एंड एक्शन के लिए होता है और छठवां जो होता है जिसको हम जनरल चैंपियन का नाम बोलते हैं। यानी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड टोटल 6 डायमेंशंस में दिया जाता है, 6 डिसिप्लिन में लिए जाते हैं और जो आपको 6 कैटेगरी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अच्छी तरीके से समझिएगा। इनमें एक्चुअली मुझे समझाना क्या है, इसलिए समझाना है दोस्त 2018 के आसपास, अब तो कई साल पहले की बात हो गई, ये बड़ा पॉपुलर हुआ था। मुझे लगा ये क्वेश्चन 2018 में पूछना चाहिए पर यूपीएससी ने 2018 में नहीं पूछा, लेकिन वही क्वेश्चन आगे जाकर 2022-23 के आसपास ये क्वेश्चन किसी अलग रूप में भले पूछा गया और आगे भी किसी अलग रूप में जरूर पूछा जाएगा। अगर आपके पास ये कंसेप्ट है तो आगे भी आप गेस करके मार देंगे। अब देखो, और ये सारी चीजें अभी हम यूएनईपी ही पढ़ रहे हैं, अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? यूएनईपी ही चल रहा है, यूएनईपी के ही अवार्ड्स हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इंडिया रिसीव 2 अवार्ड्स आउट ऑफ 6 कैटेगरीज इन 2018। मैंने बोला 2018 में क्यों फिर से पॉपुलर हुआ। 2018 में हमारे देश को 2 काम के लिए दिया गया। एक तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरला का है और ये दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो 100% सोलर पावर्ड है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर है 2022 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया। अगर देखो उन्होंने आप जब एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ोगे साइंस एंड टेक में, उसमें मैंने टॉपिक लिखा गया है, ओके, उसमें उसने लिखा था गुजरात में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, गलत है, वो भादला है राजस्थान वाला। और दूसरों ने ये पूछा था कि केरला वो जगह है, स्टेट है जहां पे दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 100% सोलर पावर है। हाँ वो बात सही है, वो कोच्चि है। और उसके लिए देखो इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था। वो किस कैटेगरी का था? इंटरप्रेन्योर कैटेगरी का। 6 कैटेगरी में यूएनईपी का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देते हैं इस कैटेगरी का। और दूसरा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया जो पॉलिसी लीडरशिप के लिए दिया गया। अब वो पॉलिसी लीडरशिप क्या था? नॉट इवन द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बाई 2022। उस जमाने में बोला गया 2022 तक आते आते हम लोग प्लास्टिक का जो सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक होता है जिसकी रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं, उस प्लास्टिक को पूरी तरह से देश से हटा देंगे। और देखो 2022 कब का खत्म हो चुका है और उसको कब का बंद कर चुके हैं। आज सरकार अच्छा खासा फाइन लगाती है अगर आप उस तरह का प्लास्टिक का यूज करते हैं जिसको रिसाइकिल ना किया जाए, वो चीजें बैन हो चुकी है 2022 से ही। अब जैसे मेरे हाथ में जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक है जिसकी रिसाइकलिंग होती है। गॉट इट? फाइन। तो ये वो चीज है जहां पर, और साथ ही साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको एक चीज के लिए और भी दिया गया था पॉलिसी लीडरशिप के लिए, क्योंकि उन्होंने ही इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर लाइंस की बात की थी। कब? 2015 में। जब आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब इंडो अफ्रीकन मीट्स हो रहा था वहां पर 2015 में आपको आगे बताऊंगा पेरिस कन्वेंशन भी होता है। लेकिन पेरिस कन्वेंशन के पहले ही जाकर इंटरनेशनल सोलर लाइंस के बारे में कहने वाला अगर कोई लीडर था दुनिया का तो वो थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 के में से पूछा भी है कि दुनिया में सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर लाइंस के बारे में बात करने वाला कौन था?
तो आंसर था उसका हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और वो कब वो बात होती है? 2015 में इंडो अफ्रीकन मीट्स में, जो करीब अगस्त या सितंबर के आसपास हो रहा था 2015 में। और उसी साल नवंबर दिसंबर में जाकर जब पेरिस कन्वेंशन होता है यूएनएफसीसी का, मीटिंग नंबर COP21, वहां पर जाकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस पैदा होता है या बॉर्न होता है और वहां पहला डिस्कशन कराया जाता है। लेकिन उसका जो बीज था वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इंडो अफ्रीकन मीट्स में ही बो आते हैं 2015। अब आपको लगेगा कि क्या भारत में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही मिला है, दुनिया में, भारत में? नहीं, ये गलत है। इसके अलावा मिस्टर तुलसी आर तांती को भी दिया गया है, जो फाउंडर और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के, ठीक है ना। इनको भी दिया गया है काफी पहले। इनको दिया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय 2009 फॉर हिज एंटरप्रेन्योरिज्म इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। और ऑफ कोर्स जब ये सोलर एनर्जी पर बड़े लेवल पे काम करोगे तो सोलर एनर्जी पे काम करोगे तो काफी हद तक क्लाइमेट की सुरक्षा की ही कोशिश कर रहे हैं, जलवायु की सुरक्षा पर ही काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते। अब देखो, हम लोगों ने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पढ़ लिया 1972। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद हमने यूएनईपी देख लिया, ठीक है। आप एकदम ऑर्डर में चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ भी रैंडम नहीं चल रहा है, हर चीज एक सीक्वेंस में चल रहा है। किताब आपके सामने है, लिखने की जरूरत है नहीं, मेरे समझाने के बाद फट से किताब पढ़िए और इस पार्ट को खत्म कीजिए, ठीक है। अब बात होती है यूएन WCED। वैसे बताऊं, WCED आप पे काम का है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट है। ध्यान रखना, वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस, ये ध्यान रखना। समझाता हूं वुडलैंड कमीशन क्या है। देखो ऐसा है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम WCED के नाम से जानते हैं, इसी को वुडलैंड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1987 में ये कमीशन बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1987 में कमीशन बनाया जाता है। नॉर्वे का एक प्राइम मिनिस्टर होता है हर्बलेंड बुटलैंड, अभी आपको दिखाता हूं, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के अंतर्गत ये कमीशन बनाया जाता है। एक इंडिपेंडेंट कमीशन होकर काम करता है, ठीक है। बताता हूं क्या करता है, इधर देखो। इस कमीशन पे भी क्वेश्चन बनता है, दैट इज देखो, हर्लेम ब्रुटलैंड नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यूएन जनरल असेंबली इसको बनाती है, यूएन की जनरल असेंबली में इसका डिसीजन लिया जाता है और वुडलैंड के अंदर ही ये कमीशन बनाया जाता है, वुडलैंड कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये इस पे किसी भी तरह का किसी भी गवर्नमेंटल कंट्रोल नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होकर काम करता है पूरी तरह से, ठीक है। 3 मेन मैंडेट्स हैं जो इस कमीशन के हैं। पहला यह है कि ये क्रिटिकली इंस्पेक्ट करेगा सारे के सारे इश्यूज को पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड है। दूसरा, इट विल कम अप विद द आइडियाज इन विच इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैन बी प्रमोटेड, किस तरीके से हम दुनिया में इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, उस पर अपना विचार देगा। और तीसरा, ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो होंगे एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करें, टू स्ट्रेंथन द अंडरस्टैंडिंग एंड इन्वॉल्वमेंट अमंग द इंडिविजुअल्स, है ना, अमंग इंडिविजुअल्स। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे लिए चलते हैं आपको। यहां देखो, वुडलैंड कमीशन सेटअप हुआ, बहुत बढ़िया। इसको हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या है आवर कॉमन फ्यूचर? इसमें है क्या? देखो, इस वुडलैंड कमीशन के जो रिपोर्ट आते हैं उस रिपोर्ट पे चर्चा करनी जरूरी है। क्या रीजन था ये हमने पीछे पढ़ लिया। वुडलैंड के रिपोर्ट क्या है जरा समझना। सबसे पहली बात, एक तरह से इसने कैटलिस्ट का काम किया, एक कैटलिस्ट का काम किया। क्या कैटलिस्ट का काम किया? जो इंटरनेशनल निगोशिएशंस होने हैं दुनिया के बीच में, ठीक है, इंटरनेशनल निगोशिएशन होने हैं दुनिया के बीच में, उसको लेकर इसने एक नया कैटलिस्ट का काम किया कि दुनिया में मिलकर हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह जो हो रहे हैं उनके कंजर्वेशन के लिए कुछ इंटरनेशनल लेवल पे क्या करें, एक निगोशिएशन करें। और वो जरूरी है। बात वही चलकर देखो, बड़े बड़े निगोशिएशंस हुए कि हम इस तक ये करेंगे, इतना पैसा जनरेट करेंगे, वो अभी आगे की कन्वेंशन में आपको दिखेगा, लेकिन न्यू तो पड़ी ना। और देखो और क्या कह रहा है, द रिपोर्ट ये भी कह रहा है कि इमेंसली कंट्रीब्यूटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जाकर जब Rio+20 जब आगे बात होगी 2002 वगैरह जोहान्सबर्ग, वहां हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। न्यू यहां पड़ रही है, बात वहां हो रही है। और सुनो और सुनो और सुनो, और कह रहा है एड्रेसिंग द इन्वायरमेंटल मैटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक मैटर्स। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट को हमें इकोनॉमी के साथ देखना पड़ेगा या इकोनॉमी को इन्वायरमेंट के साथ देखना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला था, पॉवर्टी एलिविएशन भी रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, पॉवर्टी एलिवेशन, वेमन एम्पावरमेंट भी रखा गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं, ये भी समझ में आ गया। आगे देखो, यहां पर कुछ ये भी चीजें बोली गई, भाई
पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जैसी चीजों को फॉलो करो। साफ साफ कह रहा है सम ऑफ द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिपोर्ट आर पॉल्यूटेड पे प्रिंसिपल को लाया जाए, डिफरेंशियल स्टैंडर्ड फॉर द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड वेरियस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अपनाया जाए। सही बात है भाई, डेवलप कंट्री के लिए कुछ अलग नियम हो, डेवलपिंग कंट्री के लिए कुछ अलग नियम हो, और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जैसे सिद्धांत को लाने की बात वुडलैंड रिपोर्ट में की गई है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो जितना पॉल्यूशन करेगा उतना उसका कंपनसेशन देगा, और उस पैसे को कहां यूज किया जाएगा? एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। यह सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। अब देखो वुडलैंड कमीशन के रिपोर्ट्स के आने के बाद आओ देखा ना ताओ अर्थ समिट बुला लिया जाता है, यानी पृथ्वी सम्मेलन। और जो अर्थ समिट आता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और यही अर्थ समिट आपके लिए इतने काम का है, इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन आपके अर्थ समिट में पूछे गए हैं जो आपको यहां दिखेंगे। अब देखो यूएनसीडी, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, जो 1992 में होता है, और ये किसका आउटकम था? ये आउटकम था वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट का। वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट के बेसिस पर ही अर्थ समिट ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का आउटकम क्या होता है? यूएनईपी लाई जाती। हर चीज को जोड़ लेना दोस्त, जोड़ लेना। इस तरीके से कहीं आपको मिलेगा नहीं चीजों को, जो मैं आपको कंसाइज तरीके से एकदम सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं। हवा हवा में हम लोग फेंकने वाली बात नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि आप चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से समझ सके किसके पीछे कौन था, ठीक है। अब सुनो, यही अर्थ समिट जो है आपको पता होगा रियो डी जेनेरियो में होता है। इसी को हम लोग रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, जो 1992 में होता है। इसी के बाद आगे चलकर रियो +5 आएगा, यानी 5 साल बाद 1997। रियो +10 आएगा, यानी 10 साल बाद 2002। रियो +20 आएगा, यानी 2012। ऐसे करते करते आपके पेपर में अभी आगे हम लोग क्वेश्चन भी आएगा, और आपकी किताब में भी हिसाब से आगे हम रियो को आगे भी जोड़ेंगे, रियो +5, रियो +10, रियो +20 के हिसाब से भी। रुको अभी, तो अब हम पहले बात करते हैं अर्थ समिट, जिसको हम कहते हैं रियो समिट के नाम से, क्योंकि यह समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ है, ब्राजील। और ये इसी को हम दूसरा नाम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब ये है क्या अर्थ समिट, जरा समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखना दोस्त, एक एक लाइन को बारीकी के साथ समझना, जहां जहां मैं टाइम लूंगा वहां पे अब लिखना, सुनना, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद मत करो, चीजों को अच्छी तरीके से समझो। इसलिए मैंने आपको अनलिमिटेड व्यूज दिए हैं, है ना। एक ही मोबाइल फोन में एक ही देख सकता है, दूसरे मोबाइल फोन में डालोगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन आप बार बार इसको देखिएगा, 2-2, 3-3 बार मुझे सुनिएगा, तो चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी, रट जाएंगी, ठीक है। अब देखो कब ये ऑर्गेनाइज होता है, सीधा देखो, कैन बी कॉल्ड एज अर्थ समिट, ठीक है। इसको हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, हमने आपको पहले ही बोला। कब हुआ? 3 जून को हुआ। कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ। सबको समझ में आ रहा है? किस दिन से शुरू हुआ? 21 मार्च 1994 से जाकर ये प्रभाव में आया। देखो ऐसा है, 1992 में चीज लाई गई और फोर्स में आते थे 1994 में आ गया। क्यों? जिसके जो स्टेटमेंट थे ना, जो ये अर्थ समिट के अंदर लाया गया, इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ कंट्री जो इनको अडॉप्ट करना था, उनको 2 साल लगे अडॉप्ट करने में। जैसे मान लो कोई भी कन्वेंशन को जब लाया जाता है तो फोर्स में आने पे ये कहा जाता है कि मिनिमम 20 कंट्री, मिनिमम 30 कंट्री, मिनिमम 40 कंट्री पहले से तैयार हो, सहमत हो, तब जाके चीज फोर्स में लाई जाएगी। तो ठीक है, तो ये चीज को फोर्स में आने में 2 साल लगे, यानी 1992 में इसके प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया और 1994 से इसका प्रोविजन था वो लागू हुआ। गॉट इट? अच्छा, इसका जो एक बात बता दूं, ये जो आउटकम था ना, ये वुडलैंड कमीशन का रिपोर्ट का आउटकम था, अर्थ समिट उसके बेसिस पर ही लाया गया। इसका मेन जो था, ये पूरी तरह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बेस्ड था, पहली चीज, ठीक है। यहां पर जो भी था, यहां पर पूरी तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना था, और यहां पर एक तरह का कोऑपरेशन लाना था। किसके बीच में लाना था? जो इमर्जिंग कंट्रीज है, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। और सबसे पहले एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाला क्लब ऑफ रोम था। ये गलत बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले अगर कहीं बात की गई थी तो वो अर्थ समिट में की गई थी। ये यूपीएससी के पीटी में क्वेश्चन पूछा गया, और इसको ध्यान रखना, सबसे पहले सतत विकास पर बात करने वाला अगर कोई समिट या कोई संस्था, वो अर्थ समिट था 1992। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आगे करेंगे, जो गोल लाया गया, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत अर्थ समिट से ही, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पे कहानी क्या कहती है, देखिएगा। अब कहती है दिस समिट टर्न आउट टू द लैंडमार्क सिंस मेजर नंबर ऑफ कंट्रीज रिप्रेजेंटेड बाय देयर ऑफिशियल्स, इवन देयर ऑन पैरेलल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनजीओज आल्सो टू प्लेस टू पिन द एनवायरमेंट इश्यूज फॉर्मली ऑन द इंटरनेशनल एजेंडा। साफ हो सके। इसके बाद जो दुनिया के कंट्री थे, जो एनजीओज थे, जो सिविल सोसाइटीज थी, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करती थी, सब एक छत के नीचे आई और सबने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम
शुरू किया। अभी अर्थ समिट काफी लंबा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपके पेपर में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन एनवायरमेंटल अर्थ समिट से आ ही जाते हैं। अर्थ समिट के अंदर कुल कितने डॉक्यूमेंट्स लाए गए? शुरुआत में तो कुल 5 डॉक्यूमेंट्स आए थे। 5 डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ चीजें हैं जो लागू करने की बात कही गई आगे चल के भविष्य में। क्या क्या थे इस समिट्स के अंदर? कुल कितने डॉक्यूमेंट आए थे? शुरुआत में 5 आए थे और एक बाद में और जोड़ दिया गया एजेंडा 21 के अंतर्गत। अब बात होती है इस समिट्स के कुल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस समिट के अंदर रिजल्ट में कुल 5 डॉक्यूमेंट रिलीज हुए थे। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है अलग अलग डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग प्रोविजन। क्या था? पहला था रियो डिक्लेरेशन, ठीक है, पहला था रियो डिक्लेरेशन, दूसरा था एजेंडा 21 और तीसरा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ये तीन जो पहले तीन जो डॉक्यूमेंट्स थे, इस बारे में बता दूं, ये पहले 3 डॉक्यूमेंट जो थे वो नॉन बाइंडिंग थे और नॉन बाइंडिंग थे, यानी ये आप बाध्य नहीं थे इनको फॉलो करने के लिए। क्यों नहीं बाध्य थे? इसके पीछे रीजन था। जैसे दुनिया में 3 तरह के कंट्री होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जनरल तरीके से 2 ही मान लेते हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग। अब बताओ, जो कोई कंट्री गरीब है, आप उससे कहो कि आप फॉरेस्ट काटना बंद कर दो पूरी तरह से, उसके लिए जिंदगी, कई लोग ऐसे होते हैं जो आपका जीविकोपार्जन, अपने लिवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पे सर्वाइव करते हैं, तो लोग बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो कहने की बात यह, क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं है, इसलिए इन कुछ इश्यूज में लोगों को फोर्स नहीं किया गया। मतलब इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग, मतलब यहां पे आप फोर्स्ड नहीं है। नॉन बाइंडिंग मतलब यू आर नॉट फोर्स्ड हियर इन दिस केस, ये ध्यान रखना। लेकिन वही जब आगे के जो चीजें हैं, जिसमें 2 चीजें आई थी शुरुआत में, जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जिसको आप यूएनसीबीडी भी कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, और दूसरा जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। यहां पे एक चीज छूट गया, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 2 चीजें जो थी शुरुआत में लाई गई। कुल मिला के 5 डॉक्यूमेंट आए थे और ये दोनों के दोनों चीजें जो थी शुरुआत में लीगली बाइंडिंग थे। लिखा भी होगा, दे आर लीगली बाइंडिंग। और बाद में एक चीज और है जो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज यूएनसीसीडी, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यानी दुनिया को डेजर्ट से, मरुस्थल होने से रोकना था। कहीं ऐसा ना हो कि सारी की सारी फर्टाइल जमीन आगे चल के डेजर्ट हो जाए, और जो डेजर्टिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं उससे जमीन को फिर से ठीक किया जाए और जमीन को उपजाऊ बनाया जाए। ठीक है, ये चीज बाद में लाई गई। कब लाई गई? एजेंडा 21 में। वैसे तो फिलहाल ये सारी की सारी चीजें कब आ गई? 1992 में अर्थ समिट आया था, 1994 से फोर्स में आया। तो 1994 में जब ये फोर्स में आया तो ये सारे 5 डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए गए। लेकिन एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम, ये यूएनसीसीडी बोल रहा हूं, ये बाद में लाया गया। 1996 में यूएनसीसीडी लाया गया एजेंडा 21 के अंदर जो प्रोविजन था उसके अंदर आगे चलकर। और एक बात और बता दूं, अगर तुम लोग से ये पूछ दे कि सीबीडी का सिस्टर कन्वेंशन कौन सा है, या यूएनएफसीसी का सिस्टर कन्वेंशन कौन सा है, या फिर यूएनसीसीडी का सिस्टर कन्वेंशन कौन है, इन दोनों के नाम ले लेना। कोई भी एक देता है तो बाकी 2 बोल देता है उसके सिस्टर कन्वेंशन। यानी सारा का सारा कहने का मतलब है ये तीनों एक दूसरे के सिस्टर कन्वेंशन भी बोले जाते हैं। कंफ्यूज मत करना, इस पे क्वेश्चन आपको पूछेगा जरूर। ठीक है, तो पूछ देगा सीबीडी का सिस्टर कन्वेंशन कौन, बोल देना यूएनएफसीसीसी और यूएनसीसीडी। या यूएनएफसीसी का सिस्टर कन्वेंशन कौन, सिस्टर कौन, तो कह देना सीबीडी और यूएनसीसीडी। ध्यान रखना जो मैंने बोला। ठीक है, अब थोड़ा इनके अंदर घुसते हैं। ऑफ कोर्स इन सब के अंदर अलग अलग प्रोविजंस हैं। अभी आपको ये समझ में आया कौन सा नॉन बाइंडिंग है और कौन सा बाइंडिंग, और ये भी समझ में आया क्यों नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग इसलिए क्योंकि हर कंट्री की कंडीशन एक ही तरह नहीं है। कुछ अमीर है उनको फोर्स कर सकते हैं, कुछ गरीब हैं जिनको फोर्स कर पाना आसान नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर कुछ चीजें थोड़ी लिखी गई हैं, जरा इनको समझने का प्रयास करो। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या लाए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या लाए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए अर्थ समिट के अंदर। और समिट का इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्या आया? रियो डिक्लेरेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। ठीक है, एजेंडा 21 भी नॉन बाइंडिंग था, वॉलंटरी इंप्लीमेंटेड एक्शन प्लान है यूएन का। इट कंटेन्स, हाँ ये क्वेश्चन आपके एक बार मैंने यूपीपीसीएस के पेपर में देखा था, कुल 5 डॉक्यूमेंट्स, यानी एजेंडा 21 के अंदर भी कुल 5 डॉक्यूमेंट्स है। वैसे तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है, यानी इनको कह लो उसका सब डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, जो टोटल 300 पेजेस में लिखे हैं। कितना गंदा सा क्वेश्चन था ना, स्टेट पीसीएस में कितना गंदा सा क्वेश्चन पूछा गया कि जो कितने पेजेस के अंदर दिया गया है ना, कितना घटिया सा क्वेश्चन। घबराइए नहीं, यूपीएससी नेवर हैव अ डिमांड ऑफ दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उन्होंने बोला आंसर में 300
पेजेस में थे। और एक चीज और मैंने बोल दिया, एजेंडा 21 का ही रिकमेंडेशन था कि हमको अर्थ समिट के अंतर्गत एक डॉक्यूमेंट और जोड़ना चाहिए, जिसको 1996 में लाकर जोड़ दिया इस दोनों के साथ, और अब बद गया ये, और कुल मिला के हो गया टोटल 3, और जो कि लीगली बाइंडिंग हो गया, जिसको हर कंट्री को बाध्य किया जाएगा इन चीजों को फॉलो करने के लिए। हाँ, डेवलपिंग कंट्री को कुछ छूट जरूर मिलती है क्योंकि आप गरीब हैं और आपको फोर्स नहीं किया जा सकता, नहीं तो लिवलीहुड की समस्या हो जाएगी, जीवन की समस्या हो जाएगी और लोगों की जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। रियो डिक्लेरेशन क्या है जरा समझना। देखो दोस्त, रियो डिक्लेरेशन को समझने के लिए जरा यहां आओ। रियो डिक्लेरेशन फोकस किसको करता है? खास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज को सामने लाने की बात करता है। रियो डिक्लेरेशन कहता है कि विकासशील जो राष्ट्र हैं उनको सामने लाइए। और आपको पता है, जब हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डेवलप्ड नहीं करते बच्चा, डेवलपिंग करते हैं। लेकिन आप कहोगे सर हमेशा तो अमेरिका डाटा जाता है, हमेशा तो और डाटे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो रिच कंट्री हैं। अगर वो प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? समझ में आई बात? जबकि आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कोई निकालता है तो चाइना निकालता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन चाइना और इंडिया विकसित होने का फायदा उठा लेते हैं। 175 कंट्रीज ने यहां पर अडॉप्ट किया था यूएनसीडी को, वही अर्थ समिट को, यूएनसीडी यानी अर्थ समिट को। ठीक है, इसका गोल क्या था? न्यू एंड इक्विटेबल ग्लोबल पार्टनरशिप। सुनते जाइए क्या क्या है एजेंडा रियो डिक्लेरेशन के अंदर। यहां पर पूरी तरह से बात की गई है कि हम डेवलपमेंट, जस्टिफाई द रीच डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ करंट एंड अपकमिंग जनरेशंस, है ना, ये भी चीज ध्यान रखना। अगली चीज एक बात और बता दो, इट प्रोवाइड्स द क्रूशियल बैकबोन फॉर ऑल नेगोशिएशंस ऑन ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सिंस एडॉप्टेशंस। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है यह पूरी तरह से एक तरह का बैकबोन है, एक सहारा दे रहा है ताकि दुनिया वालों को यह कहा जाए कि अब चीजों को आगे आप लीगली बाइंड कीजिए। यहां पर लीगली बाइंड चीजें नहीं है, लेकिन आगे ये प्रमोट कर रहा है चीजों को बाइंड करने के लिए। रियो डिक्लेरेशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, द एग्रीमेंट सपोर्टेड एजेंडा 21। सुनना, ये क्या करता है? एजेंडा 21 को सपोर्ट करता है। रियो डिक्लेरेशन हाईलाइट किसको कर रहा है जरा समझो। यहां पे कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना चाहिए। समझना, ये सब रियो डिक्लेरेशन के अंदर चीजें आ रही हैं। ठीक है, और क्या कहता है? कहता है कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी किसको? विकसित राष्ट्रों को, क्योंकि डेवलप कंट्री पैसे वाले हैं, जब तक वो, क्योंकि उनके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अच्छा है, वो नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उनके पास पैसा अच्छा है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो जो डेवलपिंग कंट्री है उनको सपोर्ट करेंगे। और बात भी सही है, क्योंकि पूरी दुनिया का एनवायरमेंट एक ही है। पॉवर्टी को खत्म, डेफिनेटली जब गरीबी खत्म होगी तब तो लोग एलपीजी को खरीदेंगे 1150 रुपए, 1200 रुपए, 1400 रुपए, भविष्य में जो जो चीजें होंगी कौन खरीद पाएगा भाई? अगला देखिए, यहां पर एक चीज और बोला जा रहा है कि भाई वीमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, आप वीमेन एम्पावरमेंट की बात पीछे से कहना शुरू कर चुके हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, तो सर ये तो मिला जुला के बार बार वही चीजें आने वाली है, बिल्कुल वही आने वाली है, आप एक कंसेप्ट बना लो बस। अब बात करते हैं एजेंडा 21 के अंदर क्या है। एजेंडा 21 के अंदर एक्चुअल में आपको बताऊं, यहां पर कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लेटफॉर्म्स और कुछ प्रोसीजर्स हैं जो बनाए जा रहे हैं। यहां पर अगेन कुछ नियम, कुछ तरीके, कुछ प्लेटफॉर्म्स और कुछ प्रोसीजर्स हैं जो बनाए जा रहे हैं। किसके लिए? नेशंस वाइड, दुनिया वालों के लिए। ठीक है, और उसको फॉलो करने की बात की जा रही है। अब क्या हो रहा है? एजेंडा 21 फिलहाल कुल 40 चैप्टर्स में डिफाइन किया गया है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइएगा। और इसमें जिन जिन चीजों को लेकर बात की गई है, पुअर पीपल को लेकर बात की गई है, चैलेंजेस है ना, हेल्थ हैजार्ड्स को लेकर बात किया गया है, मेंटेनेबल फार्मिंग यानी कृषि को ठीक तरीके से किया जाए, डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट से बात की गई है, डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट से बात की गई है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के बारे में बात की गई है, हैजार्डस जो वेस्ट है उनके बारे में बोला जा रहा है, एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में बोला जा रहा है, और जो जैव विविधता है उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में एजेंडा 21 के अंदर जो 40 चैप्टर्स में बात की गई है वो इन्हीं मुद्दों से जुड़ी हुई बातें की गई हैं। और डेफिनेटली एनवायरमेंट में ये सारी चीजें आती हैं। ओके, एनवायरमेंट में ये सारी चीजें आती हैं। और यहां पर एक चीज और बोला जा रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमको डिसेंट्रलाइज अप्रोच से बचाना होगा। डिसेंट्रलाइज अप्रोच से बचाना होगा मतलब कहने का मतलब है कि हर लेवल पर लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच के थ्रू कम्युनिटी लेवल पे जाकर हमें इन चीजों से जोड़ना पड़ेगा। और सही बात है, छोटे और रूरल लेवल पे जाकर हम चीजों को जोड़ेंगे, लोगों को समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, तब जाके बड़े लेवल पर इन चीजों को हम निपटा पाएंगे।
ठीक है, इन चीजों को हम निपटा पाएंगे। और विमेन पार्टिसिपेशन ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, विमेन पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चीज हमेशा जरूरी है, इसलिए आगे चलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी। आगे बताऊंगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आगे के कन्वेंशन में इसके बारे में बात होगी, अभी रुको। फिलहाल मैं आपको पहले बता दूं, चाहे आप रियो डिक्लेरेशन की बात कर रहे हो या फिर एजेंडा 21, यहां जो अभी मैंने 2 स्लाइड्स पढ़ाई है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पीछे जो मैंने आपको बताया इतना जरूर ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है क्या, ये 3 नीचे वाले, ना कि ऊपर 3 वाले। एजेंडा 21 थोड़ा सा देख लेना, आपके पेपर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूएनसीसीडी के बैकग्राउंड में एजेंडा 21 है, इतना भी आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं इधर, और अगला टॉपिक है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। देखो फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, दुनिया में फॉरेस्ट को बचाओ, जंगलों को बचाओ। और दुनिया में जंगलों को क्यों बचाओ, ऑफ कोर्स जंगल अगर नहीं बचाओगे तो जंगल वैसे भी मेन कार्बन सिंक होते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का अच्छा खासा टेरेस्ट्रियल लैंड पर उन्हीं के द्वारा सिक्वेस्ट्रेशन किया जाता है। फिलहाल ये नॉन लीगली बाइंडिंग प्रिंसिपल है, वो मैंने कह दिया क्यों, क्योंकि काफी लोग अपने लिवलीहुड के लिए है ना इन फॉरेस्ट वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर आप पूरी तरह से वन को रोक दोगे, नहीं कटेगा, ये होगा तो बहुत लोग मर सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसको लीगली बाइंडिंग नहीं भी किया गया, ये भी आपको समझ में आता है। और ये भी बोला गया कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो मैनेज करनी है, सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करनी है। यहाँ देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बार बार होती है, और मैंने आपको बोला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात एक्चुअल में अर्थ समिट में हुई है 1992, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे शब्द आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन हो, दोनों तरह के फॉरेस्ट को हम सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम क्लाइमेट को कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें सीधा सीधा कहा जा रहा है, इट मोटिवेट्स द गवर्नमेंट टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटीज इन डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटिंग एंड प्लानिंग ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज वेयर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू फॉरेस्ट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। और आप जानते होंगे हमारे देश में भी लक्ष्य बनाएगा कि 33% एरिया में फॉरेस्ट करना है। तो 33% अगर एरिया में फॉरेस्ट करना है तो हवा में थोड़ी ना करना है, सरकार इसके लिए डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स लाती है, लोगों को मोटिवेट करती है। आपको आगे चल के बताऊं कुछ कंपा जैसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो मध्य प्रदेश वगैरह में बड़ा पॉपुलर रहा। पूरे सेंट्रल लेवल पे कंपा वगैरह जैसे कंपनसेशन है, फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट वाली जो चीजें हैं उसको लाकर पूरे भारत में फॉरेस्ट वगैरह की चीजों को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीजों पे हम लोग बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वगैरह है उनको मोटिवेट करना होगा, है ना। इवन गवर्नमेंट को भी मोटिवेट किया जा रहा है कि हर कंट्री के बारे में गवर्नमेंट उसको मोटिवेशन ले और आगे चलकर लोगों को भी चीजों को लेकर मोटिवेट करे फॉरेस्ट वगैरह को। यानी कहने का मतलब 33% जो फॉरेस्ट वगैरह है उसका बैकग्राउंड क्या है, भारत में कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल है उस तरह की चीजें ही आती हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक जो है जिसका नाम है UNFCCC। लेकिन UNFCCC पे जाने के पहले मैं कुछ चीजें आपको और बता दूं। यहां पर काफी चीजें हैं इस स्लाइड्स में जो भी जिस पर हमें लोग को अभी बात करनी है, और इन चीजों पे हम ऐसा करेंगे कि अगले लेक्चर पे चलेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर पे रहेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें बात करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह आने वाले हैं। ठीक, और यहाँ पे हम लोग अभी काफी चीजों पे बात करेंगे। हमने फॉरेस्ट प्रिंसिपल तक बात कर लिया है। UNFCCC यानी जो लीगली बाइंडिंग चीजें हैं ना, जो लीगली बाइंडिंग चीजें, अब UNFCCC आएगा, UNCCD आएगा, CBD आएगा, ये टॉपिक बड़े हैं, काफी लेंदी हैं। इन टॉपिक्स को अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। यहीं पर मैं रुकता हूं दोस्त, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, और अगले लेक्चर में हम UNFCCC से ही शुरू करने वाले हैं। तो चलो दोस्त, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद। और हाँ, साथ साथ किताबें खत्म करते चलो, नहीं तो आगे आपके लिए प्रेशर बढ़ता जाएगा। टॉपिक में थियरी ज्यादा है, इंटरेस्ट वाला काम मेरा है, कंटेंट वाला पार्ट मेरा है, वो मैं आपको दे रहा हूं। और इन्वायरमेंट आप पढ़िए नहीं, इन्वायरमेंट भी सीखते चलिए। इन्वायरमेंट में ये है कि फैक्ट और डेटा ज्यादा है, इसको जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना फायदेमंद होगा। साइंस एंड टेक में ये था कि चीजों को फील करा सकते थे, हम पिक्चर बना के, एनिमेशन बना के दिखा सकते थे। यहाँ पर ये चीजें, ये स्कोप जो है वो थोड़ा इन्वायरमेंट में आपको कम मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे साइंस एंड टेक दोनों सब्जेक्ट के नेचर अलग है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपके क्वेश्चन बनेंगे, वो चीजें आपको दिख रही होंगी। और सबसे पहली चीज तो आपको ये दिख रहा होगा कि आपका ज्ञान बढ़ रहा होगा। इन्वायरमेंट ऐसा नहीं चल रहा होगा कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट भी बहुत ही सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से चल रहा होगा। यानी आपको इन्वायरमेंट में डे बाई डे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। आगे भविष्य में जैसे ही सारे लेक्चर खत्म होंगे, आपको धीरे धीरे UPSC के सारे क्वेश्चन पेपर भी कराने का लक्ष्य है, और उनके जो PPTs, उनके जो वीडियोज होंगे वो फ्री में यूट्यूब पे भी डाल दिए जाएंगे, ताकि जो बच्चे कोर्स नहीं भी लेते हैं उनका भी आंख खुले कि साइंस एंड टेक जैसे रवि अग्रवाल सर को सुनते हैं, इन्वायरमेंट भी सुने और किताब भी पढ़ें, क्योंकि किताब उसी हिसाब से लिखी गई है जैसा कि UPSC का डिमांड है।
तो चलो दोस्त, यहीं पर रुकते हैं। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।